नमस्कार। आज बात करेंगे थोड़ा रिजल्ट सीजन जो चालू है, कुछ कंपनियों के रिजल्ट पे बात करेंगे और थोड़ा इकोनॉमी का भी एक फैक्टर देखेंगे, मार्केट कैसा कर रहा है। तो रिसेंट में देख रहा हूँ मार्केट में पैनिक है, लेकिन उतना पैनिक नहीं है जितना मार्केट में होना चाहिए। और काफ़ी चीज़ें तेज़ी से बदल रही हैं। वैल्यूएशन प्रोस्पेक्टिव से अगर मैं बात करूं तो स्टॉक्स में पैसा उन्हीं जा रहा है जो बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रही हैं। वैल्यू इन्वेस्टिंग ये टाइम पे थोड़ा सा लोगों ने पीछे करके रखा है, लोग मोमेंटम को चेज कर रहे हैं। और सबसे ज़्यादा तो तकलीफ उन रिटेलर्स को होने वाली है जो कि ये देख रहे हैं कि स्टॉक सस्ता हो गया, क्योंकि ये टाइम पे ना सबसे ज़्यादा वैल्यू ट्रैप मार्केट में हो रहा है। तो वैल्यूएशन का ट्रैपिंग इस बेसिस पे हो रहा है कि किसी कंपनी को जो बहुत अच्छा ग्रोथ कर रही थी, जिसके फंडामेंटली अब तक हिस्ट्री के हिसाब से उसका पी अच्छा लेवल पे आ गया है, उसका बुक वैल्यू अच्छे लेवल पे आ गया है, लेकिन सब कुछ देखने के बाद तो आपको बहुत अच्छा लगेगा कि ठीक है अभी तो स्टॉक सस्ते में मिल रहा है, लेकिन फिर भी वो गिर रहा है। गिरने का एक रीजन है उस स्टॉक को, क्योंकि फ्यूचर फ्यूचर अर्निंग को लेके सस्पेंस बना हुआ है। अभी जिस तरह से ये ईरान और अमेरिका का कॉन्फ्लिक्ट हो रहा है, उसकी वजह से जो भी डिसरप्शन है, शिप्स आ नहीं पा रही, जा नहीं पा रही है, तो काफ़ी कंपनियों को उनके रॉ मटेरियल्स नहीं मिल पा रहे हैं, उनका एक्सपोर्ट रुका पड़ा है। इनफैक्ट अभी तो परसों अमित शाह ने बोला कि उनको खुद फैमिली को काफ़ी लॉस हुआ है। उनके लड़के का एक कोई एक्सपोर्ट का काम था, 200-300 कंटेनर सेब उनके सड़ गए, ऐसी वैसी बातें आ रही हैं। तो ये रियलिटी है, काफ़ी बिजनेसेस में ये प्रॉब्लम आएगी। और जिनका अभी तक ये क्वार्टर में, ये तो मार्च का क्वार्टर था, ज़्यादा प्रॉब्लम चलो लगभग मिड फरवरी से लेके मार्च तक से ही रिजल्ट में दिखे हैं, लेकिन आने वाले क्वार्टर में काफ़ी कंपनियों के रिजल्ट बहुत ज़्यादा इससे प्रेशर में आ सकते हैं। अभी भी जो कंपनियों के रिजल्ट आ भी रहे हैं तो उनका एक रिजल्ट्स में एक बड़ी चीज़ देखने को मिली है कि उनका टॉप लाइन तो अच्छा ग्रोथ फिर भी आ रहा है, लेकिन फिर भी कई कंपनियां हैं बॉटम लाइन अच्छे से नहीं कर पा रही, इन द सेंस कि वो अपने कॉस्ट को, अपने एक्सपेंसेस को सरपास नहीं कर पा रही कंज्यूमर को, क्योंकि ये एक स्टॉकफ्लेशन जैसी सिचुएशन हो जाती है कि जब चीज़ों के दाम बढ़ने की वजह से रेवेन्यू में तो उनको ग्रोथ दिखेगा, लेकिन प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं आएगी कंपनियों को, क्योंकि वो सरपास नहीं कर पाएंगी कंज्यूमर को। वही कहावत हो जाती है ना कि जिस तरह के अभी किसी को कोई चीज़ नहीं खरीदना है तो आप कितने भी रेट में उसको दो तो जल्दी रेडी नहीं होता, तो बहुत डिस्काउंट देना पड़ता है कंपनियों को। अब एक कंपनी का मैं लेके बात करूंगा, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की। अब ये कंपनी में ऐसा कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन एक जो जनरल थिंकिंग होती है, पूरे मार्केट का एक मूड होता है ना, जब इसका आईपीओ आया था, इसको खींच के ये जब इसका आईपीओ आया था, मुझे याद है पूरा एकदम शोर शराबा हुआ था, इतना ज़्यादा कि 75 पे कुछ इश्यू प्राइस था इनका, और स्टॉक को ले जाके 180-190 तक उसको डबल से ज़्यादा चढ़ा दिया विथ इन 2-3 डेज। तो उसका मतलब वैल्यूएशन इतना ज़्यादा महंगा हो गया कि कंपनी जो नई लिस्ट करके आई थी, कंपनी का कोई भी प्लान नहीं था, फिर भी उन्होंने काफ़ी शेयर अपने डंप कर दिए, क्योंकि वो टाइम पे रेट उनको इतना ज़्यादा मिल रहा था। मतलब इनफैक्ट लगभग 65-70 की पीई तक स्टॉक लेके चले गए थे। अब वही स्टॉक आज की डेट में 27-28 के प्राइस टू अर्निंग पे है। और चूंकि ये हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है, फाइनेंस कंपनियों को प्राइस टू अर्निंग से कम देखा जाता है, इनको ज़्यादा देखा जाता है प्राइस टू बुक वैल्यू से और उनके ग्रोथ के साथ। तो उसका बुक वैल्यू भी लगभग 5.5-6 का भी बुक वैल्यू तक उसका रेट करके वो लोग लेके गए थे। अभी जो लगभग 3 के बुक वैल्यू पे आ गई है। 3 के बुक वैल्यू अगर ऐसी कंपनी जैसे बजाज फाइनेंस से, बजाज होल्डिंग की कंपनी है, बजाज हाउसिंग फाइनेंस की बात कर रहा हूँ, तो 3 का बुक वैल्यू एक अच्छा बुक वैल्यू माना जाता है। तो स्टॉक अभी गिर के वो 80-90 75 80-90, मतलब एक 70 से लेके एक 90 तक का एक जोन बन गया है, जो हो ना हो मुझे पूरी तरह से लगता है कि एक एक्यूमुलेशन जोन बना है इस स्टॉक में। अब यहाँ पे वो रिटेलर खरीदने वाले नहीं हैं जो इसको भाव दे के
170 180, इनफैक्ट बहुत सारे लोग, बहुत सारे रिटेलर्स के मैसेज देखे हैं मैंने, कमेंट्स देखे हैं कि जो इन रेट्स पे फंसे हैं, 100, कोई 130 पे फंसा है, कोई 150 पे फंसा है, कोई 160 पे फंसा है। ऐसा नहीं है कि उनके रेट नहीं आएंगे, उनके रेट आएंगे, लेकिन उनके रेट आते आते 4 साल जाएगा, 3 साल जाएगा, ये कंफर्म नहीं है। तो वो 3-4 साल वही होता है ना कि वो टाइम पे आप एक ही स्टॉक में एक बंदा पैसा कमाता है और एक बंदा पैसा गंवाता है। वही रीजन है कि वैल्यूएशन नाम की भी चिड़िया होती है, लोग गलत टाइम पे स्टॉक में घुस जाएंगे। अभी मेरा भी एक होल्डिंग था, मैंने उसको कट किया 50% से एडवेंट होटल में मैंने अपना स्टेक कट किया। और एक क्योंकि उनके कल रिजल्ट आए थे तो मुझे उनकी थोड़ी पैट तो जो उनका कम आया, एक रीजन था रेवेन्यू उनका परफेक्ट ही है, थोड़ा एक डील उनकी अटकी पड़ी है कोई बम्बू होटल की, तो वो डील अभी क्लियर नहीं हुआ है। ऊपर से प्रॉब्लम मुझे थोड़ा सा क्या दिखा इस स्टॉक में कि ये इसका डेप्थ लगातार बढ़ रहा है। अब जो मार्केट का जो एक साइकिल चल रहा है, इसमें हैवी डेप्थ कंपनियों से आपको अपने पोजीशन थोड़ा कम कर लेनी पड़ेगी या निकलना पड़ सकता है, क्योंकि ये टाइम अभी तक तो ठीक है, इंटरेस्ट रेट को बरकरार करके रखा है, लेकिन जैसे ही इंटरेस्ट रेट बढ़ता है और पूरे चांसेस है अगर कंटिन्यू ऐसे ही कंडीशन रही तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने के सिवा गवर्नमेंट के पास कोई ऑप्शन नहीं रहेगा, क्योंकि उनको रुपए को तो संभालना है। ये टाइम तो खैर गवर्नमेंट के सामने ऐसी कंडीशन है कि अगर इंटरेस्ट रेट बढ़ा देंगे तो ग्रोथ घट जाएगी, इंटरेस्ट रेट नहीं बढ़ा रहे हैं तो महंगाई बढ़ रही है, और वो दो के दोनों साइड में फंसा हुआ है पूरा मैटर। तो ये स्टॉकफ्लेशन का ही एक पूरा रूप लेता हुआ दिख रहा है। तो मैं कह रहा था कि हाँ, एडवेंट का वही थोड़ा रीजन था कि उनका रिजल्ट उस हिसाब से अच्छा नहीं आया, और उनके डेप्थ बढ़ते हुए देख के मैंने उसमें पोजीशन कट कर, जो कि मुझे अभी भी वो स्टॉक अच्छा लगता है और काफ़ी करेक्ट होके अपने लेवल से नीचे आया है। वो एडवेंट की भी लिस्टिंग हुई तो लोगों ने भर भर के पैसा डाला था, कुछ 220-30 या 300 कुछ पे लिस्ट हुआ था, वो अभी 140 पे आ गया। तो मेरी तो 170 पे मैंने कुछ परचेज किया था, वो 200 भी गया, 200 से वापस वो 125 आया, अभी 145 पे मुझे कट करना पड़ा मेरी हाफ ऑफ पोजीशन। तो जैसे चीज़ें, मैं एक स्टॉक का नाम लेके सिर्फ आपको एक जनरल थिंकिंग बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है। और बजाज हाउसिंग की वैसे मैं बात कर रहा था कि एक टाइम था लोग पागल हो गए थे इसको खरीदने के लिए, और सेम फंडामेंटल, सेम ग्रोथ, सब कुछ सेम है। कुछ 19-20 का थोड़ा बहुत फर्क हुआ होगा तो हुआ होगा, बाकी कोई फर्क नहीं। लेकिन अब इसको कोई करना नहीं चाहता, लेना नहीं चाहता, कोई देखना नहीं चाहता। स्मार्ट मनी ऐसे ही टाइम पे धीरे धीरे करके एक्यूमुलेट करती है। तो अभी एक स्टॉक है अपटस हाउसिंग फाइनेंस, मैं उसकी अगर मैं बात करूं तो सेम हाउसिंग फाइनेंस की कंपनी है, और इसका ग्रोथ बजाज से भी अच्छा है। छोटी कंपनी है, 12,000 करोड़ का मार्केट कैप है, और करंट 13.5 के प्राइस टू अर्निंग पे बिक रही है। तो प्राइस टू अर्निंग 13.5 की आ गई है इसकी। और जो मैं इसका, जब से ये लिस्ट हुई है, जब से मैं बता रहा हूँ, इसका पी, ये लिस्ट हुआ तो उसके बाद से लगभग 40-45 एक एवरेज पी इसका, तो प्राइस टू अर्निंग लगभग 25 था। अभी भी ये 15 के प्राइस टू अर्निंग पे है। वहीं पे प्राइस टू बुक के अगर मैं इसकी बात करूं तो 2.5 के प्राइस टू बुक वैल्यू पे है। तो एक अच्छी कंपनी है जो ग्रोथ मोमेंटम अपना बना के रखी, 20 से 25% से ग्रो कर रही है। कोई मेजर डाइल्यूशन तो कंपनी में दिखता नहीं है कि ठीक है इन्होंने शेयर को डाइल्यूट किया है, नहीं, कोई डाइल्यूशन नहीं है। और फ्यूचर को लेके भी इनके गाइडेंस क्लियर हैं, 20-25% का ग्रोथ करेंगे। तो और पिछले भी जितने भी इन्होंने गाइडेंस दिए लगभग उन्होंने उसको मीट किया। तो ऐसे स्टॉक में कोई खरीदारी करने के लिए रेडी नहीं है, या तो फिर स्मार्ट मनी ऐसे टाइम पे धीरे धीरे करके स्टॉक में पैसा डालती है। तो लोगों का एक है कि मैं प्रोसेस फॉलो करना है। स्टॉक का अगर आपको कोई भी अच्छा लग रहा है, उसका ग्रोथ, वैल्यूएशन, उसका टोटल, आप उसका पूरा एनालिसिस करके अगर स्टॉक को आप
देख रहे हो, उसके बाद अगर उसका रेट प्राइस गिर रहा है तो फर्क नहीं पड़ता। हाँ, सडनली अगर कोई प्राइस कोलैप्स आता है कि न्यूज भी नहीं है कोई और प्राइस बहुत तेजी से गिरा, तो वो एक बात होती है कि नहीं कोई न्यूज है नहीं, जो भी न्यूज है वो मुझे मालूम नहीं है। वो टाइम पे एक डर आता है कि आदमी उसको हेज करता है उस स्टॉक को या फिर उससे निकलता है। लेकिन जब सब कुछ क्लियर है, उसके बाद स्टॉक का रिजल्ट भी कंपनी का अच्छा आया है, ग्रोथ गाइडेंस भी उनका बरकरार है, और बाकी कंपनी भी ऐसे सेक्टर में है जहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा फर्क है। हाँ, जैसे हाउसिंग कंपनियां हैं तो इनका थोड़ा सा मार्जिन पे फर्क आएगा जब इस इंटरेस्ट रेट बढ़ेंगे, लेकिन इंटरेस्ट रेट तो बढ़ेंगे घटेंगे तो ये भी थोड़ा कर करके ये भी अपना सरपास कर देती है मैक्सिमम जो भी इनके ऊपर बर्डन आएगा कंज्यूमर को, क्योंकि जिसको घर लेना है उसको क्या फर्क पड़ता है 1% आधा परसेंट ऊपर नीचे से, अगर रेपो रेट ही ऊपर रहे तो ऐसी कंपनी आपको देख के ट्रैक करनी पड़ेंगी, आपको समझनी पड़ेंगी कि जो फ्यूचर में जिनका मेरे को जो भी फॉरकास्ट दिख रहा है कंपनी का, उसका ग्रोथ ट्रांजिक्ट्री है जो भी है, वो थोड़ा सा जितना मेरे को व्यू क्लियर मिलेगा उतना बेटर रहेगा, मेरा कॉन्फिडेंस रहेगा। तो फर्क नहीं पड़ता कि मेरा 100 का शेयर 50 रुपये चले गया 40 गया, अगर मुझे कंपनी में पूरा कॉन्फिडेंस है, उसके बिजनेस का मेरे को पूरा आइडिया है, तो मैं 100 का स्टॉक अगर 50 हो गया तो वहां पे मुझे एवरेज करने में बेटर रहेगा। क्योंकि देखो 100 शेयर अगर मेरे 100 के रेट से है तो मेरा 10,000 उसमें पैसा डाला हुआ है। अब वही 100 रुपए का शेयर गिर के 50 पे आ गया तो मैंने और 10,000 उसमें अगर इंजेक्ट किया मेरे उस स्टॉक में, तो फिर क्या हो गया, फिर मेरा वो नेट उसका मेरा 25% आ गया मेरा बाइंग रेट करेक्ट होके वहां से 100 से। तो वो जगह पे पैसा ऐड करना ऐसे बेटर रहता। अब बाकी जो कंपनियों को गाइडेंस तो अच्छे हैं लेकिन कंपनियां उसको मीट नहीं कर पा रही, तो उनको देखिए कंपनियों का गाइडेंस देना और उसको मीट करना दोनों बहुत जरूरी होता है। तो आपको देखना पड़ेगा उन्होंने अपने पुराने गाइडेंस को किस तरह से मीट किया है, आगे जो गाइडेंस दे रहे हैं वो मीट कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये देखना पड़ेगा। क्योंकि स्टॉक को तभी तक रिवार्ड किया जाता है जबकि उनके गाइडेंस अच्छे हों, या फिर वो अपने गाइडेंस को फुलफिल कर पा रहे हो। अगर वो गाइडेंस मीट करने से थोड़ा सा चूकते हैं ना तो मार्केट बहुत तगड़ी धुलाई पिटाई करता है, जैसे कैन्स टेक्नोलॉजी में हुआ, उसके अलावा अभी और काफ़ी स्टॉक्स हैं जहाँ पे थोड़ी प्रॉब्लम आई क्योंकि वो अपने गाइडेंस को फुलफिल नहीं कर पाए। तो ये चीज़ें आपको देखनी पड़ेगी। इकोनॉमी का अगर मैं बात करूं तो इकोनॉमी थोड़ी सी प्रेशर में, थोड़ी नहीं बहुत प्रेशर में है, कहीं से भी कोई होप तो नहीं नज़र आती है। और एक्चुअली चीज़ें होती ही ऐसी हैं, स्टॉक मार्केट जब भी अपने पीक पे होता है, जब बॉटम पे होता है ना, तो बॉटम के टाइम ऐसा होता है ना कि बैड न्यूज़ की बहार लग जाती है। और करंट सिनेरियो जो मैं देख रहा हूँ, बैड न्यूज़ की बहार लगी है, मार्केट उस हिसाब से नहीं गिर रहा है। जैसा मैंने स्टार्ट में ही कहा, मार्केट उस हिसाब से नहीं गिरा जितना पैनिक न्यूज़ में आ रहा है, न्यूज़ फ्लो जिस तरह से इतना बेकार आ रहा है, उसके बाद भी मार्केट खुद को होल्ड करके रखा है। तो सिर्फ और सिर्फ इस बेसिस पे कि नहीं बहुत सारे रिटेल के पैसे आ रहे हैं, सिप का पैसा आ रहा है, म्यूचुअल फंड का पैसा आ रहा है, उसकी वजह से मार्केट इतना स्ट्रिक्टली होल्ड नहीं कर पाएगी। क्योंकि 24 सितंबर में जब मार्केट ने पीक किया है वो टाइम पे पूरा गुड न्यूज़ की एकदम पूरी बहार थी। लोग अपनी फिक्स्ड डिपॉजिट को तोड़ के, अपनी प्रॉपर्टी को बेच के, अपने घर के सोने को बेचकर लोग स्टॉक मार्केट में पैसे डाल रहे थे वो टाइम पे। तो वो टाइम पे तो इन लोगों से संभाला नहीं गया, मार्केट गिरता गिरता चला। इनफैक्ट मार्केट को जो म्यूचुअल फंड्स हैं ये सब लोग थोड़ा संभालेंगे भी ना तो एक ब्रॉडर मार्केट को संभाल भी सकते हैं थोड़ा बहुत। मतलब कि मैं बात ब्रॉडर नहीं, मैं बात करूँ स्पेसिफिक, जैसे निफ्टी की कंपनियां हैं, रिलायंस, HDFC, 2-3 कंपनियों में इन्होंने स्टॉक परचेज किया, बाकी स्टॉक्स गिर भी रहे हैं। तो एक इंडेक्स जो होता है वो एक लेवल को होल्ड करता है। लेकिन अगर वास्तव में प्रॉब्लम रहेगा, अगर वास्तव में वैल्यूएशन हाई रहेंगे तो ये लोग भी इतना संभाल नहीं पाएंगे। दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है जो कंटिन्यू हमारी सेलिंग स्टॉक्स नीचे भी हैं, जो सेलिंग प्रेशर आ रहा है वो मेजरली FI ड्रिवन है 100%। क्योंकि FIs लगातार बेच रहे हैं, लाखों करोड़ हर साल बेच के जा रहे हैं, ये कंटिन्यू काफ़ी दिनों से। अब थोड़ा सा पीक
हो लग रहा है कि अब पीक कर गया है, थोड़ा हाई पे तो है, पीक अभी हुआ है कि नहीं ये कंफर्म नहीं है बोल सकता हूँ मैं, लेकिन पीक के जैसा लग रहा है कि काफ़ी हाई बढ़ गया है। पिछले 5-6 महीने में उन्होंने काफ़ी ज़्यादा सेलिंग की है, इनफैक्ट ये साल में 2026 में। तो इनका जो सेलिंग का एफ क्या होते हैं कि जब ये सेल करते हैं या फिर बाय करते हैं तो ये फिर रेट्स नहीं देखते हैं। हमारे म्यूचुअल फंड में क्या होता है, हमारे म्यूचुअल कभी वो 8,000 करोड़ बेच के जाना तो हमारा म्यूचुअल फंड 9,000 करोड़ खरीद रहा है, लेकिन फिर भी मार्केट नेट नेट डाउन जा रहा है। तो हमारे डोमेस्टिक फंड्स जो होते हैं वो खरीदने के टाइम ना, अगर वो 100 का स्टॉक चल रहा है तो वो 99 पे अपना बाय प्राइस लगा देंगे कि ठीक है मिलेगा तो ठीक है, नहीं तो कल देखेंगे। लेकिन जब एफ खरीदने आएंगे ना तो वो 100 का चल रहा है ना तो एट द मार्केट मारेंगे, फिर 105 पे लेने दो, 110 पे, क्योंकि वो 2 महीना 3 महीने के लिए, 6 महीने के लिए, 1 साल के लिए पैसा डालने नहीं आते हैं, तो वो केयर नहीं करते। उसी तरह हो जब बेच के जाते हैं तो भी वो भाव नहीं देखते एक हिसाब तक। तो वो या कई इन्वेस्टर भी हैं, बड़े इन्वेस्टर, खरीदने के टाइम वो अपर सर्किट मार के लेंगे और बेचने के टाइम लोअर सर्किट मार के बेचेंगे। तो करंट मार्केट में अगर आप इन्वेस्टेड हैं तो मैं तो एक चीज हमेशा कहूंगा, हो सकता है इनवर्स कंडीशन अभी मार्केट यहाँ से 20% 30% करेक्ट भी हो जाए, जैसा कि कुछ लोग कह भी रहे हैं। मुझे तो ऐसा अभी तक नहीं लग रहा है, लेकिन इकोनॉमिक्स को लेके जो न्यूज़ फ्लो आ रही हैं, अगर वो कंटिन्यू इसी तरह अगर वो कंटिन्यू सामने आती रही और उनकी रियलिटी कंफर्म हो जाएगी, या मतलब कि जैसा उनका एक परसेप्शन है कि बहुत ज़्यादा वीकनेस आ रही है इकोनॉमी में, तो हो भी सकता है कि 20-30% क्रैश हो जाए मार्केट। तो 20-30% क्रैश मार्केट होगा तो 40% तक आपका पोर्टफोलियो भी 50% तक यहाँ से भी नीचे जा सकता है। लेकिन अगर आपका नियर टर्म का आउटलुक है मार्केट में पैसे डालने का तो डेफिनेटली आप पैसा निकाल सकते हैं, मैं नहीं रोकूंगा, मैं नहीं बोलूंगा। लेकिन अगर आपका आउटलुक 10 साल का है, 5 साल का है, 6 साल का है, 4 साल का है, तो डेफिनेटली आप होल्ड करिए लोअर लेवल्स पर और ऐड करिए, क्योंकि मार्केट का यही रूल है। देखिए मैं एक बात बोलता हूँ कि टाटा मोटर 2018-19 में कोई 600-700 का था, 20 में वो गिर के 50 रुपए गया। तो एक बंदे ने 2019 में लगभग उसको 600-700 पे खरीदा और एक बंदे ने 2020 के कोविड फाल में उसको 50 रुपए का खरीदा। तो 2024 में टाटा मोटर 1300 का गया, तो वो बंदा 50 वाला बेच के अगर वहां से निकल गया तो उसको लगभग 25-26 गुना का प्रॉफिट हुआ। वहीं जिसने 700 में खरीदा उसने जनवरी 25 तक भी अगर होल्ड करके रखा, मार्च 25 तक, तो उसको नेट लॉस में ही निकला वो। तो चीज़ें ऐसी काम करती हैं कि जब मार्केट में पैनिक है, जब पोर्टफोलियोज रेड पड़े हैं, लोग बेच रहे हैं, किसी को होप नहीं दिखाई दे रही, तो लंबे वक्त के लिए पैसा वही टाइम पे इंजेक्ट किया जाता है मार्केट में। आप अभी के लिए नज़दीक टाइम के लिए अगर आप देख के डालेंगे तो मुझे नहीं लगता है कि कोई भी व्यू कोई दे पाएगा, इनफैक्ट कोई भी हो, क्योंकि नियर टर्म आउटलुक अच्छे नहीं है मार्केट के। तो अगर आपको इन्वेस्ट करना है तो थोड़ा थोड़ा करके करते जाएं, हर एक लोअर लेवल पे खरीद दे, क्योंकि बेयर मार्केट में ही किया गया इन्वेस्टमेंट बुल मार्केट में बड़ा पैसा बना के देता है। अब बुल मार्केट में इन्वेस्टमेंट किया गया सो सिर्फ शॉर्ट टर्म में आपको पैसा बना के दे सकता है, वो लॉन्ग टर्म में आपको कुछ बहुत ज़्यादा अमाउंट बना के नहीं देता। हमेशा पोर्टफोलियो बिल्डअप का टाइम ही होता है बेयर मार्केट। अब रही बात कि कल कोई बोलेगा नहीं इंडिया की तो ग्रोथ स्टोरी खत्म हो गई एआई आने से, ये सब है, वो प्रॉब्लम है, मैं उसको लेके डिनाई नहीं कर रहा हूँ कि एआई की वजह से हमको प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन एक चीज़ मेरा अपना व्यू मैं बोलता हूँ, आप एक चीज़ बताइए, शुरू में जब घोड़ा गाड़ी का ज़माना था, वो टाइम पे जब मोटर कार आई तो लोगों ने बहुत हड़ताल किए। क्या किसी घोड़ा गाड़ी वाले की जॉब गई? बहुत सारे घोड़ा गाड़ी वालों की जॉब गई, लेकिन उसकी एवज में उनके 1000 गुना से ज़्यादा मोटर गाड़ी वालों की नई जॉब मिली। तो जो घोड़ा गाड़ी से शिफ्ट होकर मोटर कार में
या ऑटो ले लिया जिसने जिसने सवारी ढोने के लिए और गाड़ियां ले ली, उसकी उसको तो और ज्यादा कमाने का बढ़िया मौका मिल गया। बेसिकली जैसे कुछ दिनों से पहले आप उत्तर प्रदेश में देखते रहेंगे, कलकत्ता में देखते रहेंगे, कई जगह पे पहले ये साइकिल रिक्शा हुआ करता था। साइकिल रिक्शा के बाद जैसे साइकिल से चलाते थे रिक्शा, 2-3 लोगों को बिठा के, अभी भी कहीं कहीं है। तो जो लोग साइकिल रिक्शा पे ही रह गए उनकी तो कमाई कम हो गई, क्योंकि कोई बैठना भी जल्दी नहीं पसंद करता। आदमी की गरीबी देख के कुछ लोग तरस खा के बैठ जाते हैं कि चलो भाई ये गरीब बुड्ढे को भी मिल जाए, लेकिन पता चलता है जब तक मैं यहाँ उसके साथ आधा रास्ता पूरा करूंगा, जब तक मेरे साथ वाली गाड़ी मेरे मुकाम तक पहुंच गई। तो वो चीजें यहां भी हुई। लेकिन क्या रिक्शा जो जो मैन पावर से जो रिक्शा चलता था, क्या उसकी वजह से जॉब गई? नहीं भाई, उससे 100 गुना ज्यादा ई रिक्शा ने एक्वायर कर लिया पूरा मार्केट। अभी ई रिक्शा में कितने लोगों को रोजगार मिल गया, ये भी लेके जा रहा है ई रिक्शा, वो भी लेके जा रहा है, मतलब आपको खड़े चलने की जगह नहीं मिल पाती ई रिक्शा की वजह से। तो जो चीजें बदलाव अगर होता है ना, अगर कोई चीजों में चेंजेस आते हैं ना, तो उसकी डिमांड भी बढ़ जाती है। ये फर्क नहीं पड़ता कि एआई 100 लोगों का काम कर देगा। मानता हूं मैं एआई 100 लोगों का काम कर भी देगा, तो 1000 नए काम हम लोग बना लेंगे। तो इंसानियत हमेशा ऐसे चली है। ठीक है कि एआई एक दिमाग है, तो अब ये कोई मैकेनिकल इंजीनियरिंग नहीं है जिससे कि सिर्फ इंसान के बिना नहीं कर सकते। बहुत सारे काम बिना इंसानों के भी कर सकता है, लेकिन काम तो इंसानों का ही होना है। एआई अपना क्या ही काम अभी करेगा, तो वो बहुत दूर की बात है अगर हम इसमें बैठने जाएंगे। नहीं, एआई अपनी पूरी एक दुनिया बनाएगा, खुद रोबोट्स बनाएगा, एआई खुद चीज़ों को डेवलपमेंट करेगा, एआई एआई के लिए काम करेगा, वो सब चीज़ें अलग बात है। कहने को तो अभी 3-4 दिन पहले एक आर्टिकल में मैंने देख रहा था कि 3-4 सालों में बोल रहे हैं कि एआई इतना कैपेबल हो जाएगा कि जैसे एक सेल्स टीम होती है किसी की, तो सारे लोगों को जूम कॉल पे बुला के मीटिंग करते हैं, तो ऐसे लोग कैपेबल होंगे कि एआई एजेंट्स जो भी हैं सारे अपने 15-20-30 एजेंट्स होंगे, उनको महीने में जूम कॉल पे मीटिंग पे बुला सकेगा। वो बताएंगे हमने क्या किया, हमने क्या किया, लोग अपने काम का पूरा डेटा देंगे। तो वो सब चीज़ें कहने की है, बात की बात भी देखी जाएंगी, लेकिन अपना एक ही काम है, चलते रहना, रुकने का कोई मतलब नहीं है। तो उस हिसाब से स्टॉक्स हो गए, म्यूचुअल फंड्स हो गए, आपका इन्वेस्टमेंट जहाँ भी है, तो थोड़ा सा टाइम बुरा चल रहा है, यही एक अच्छा टाइम भी होता है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। तो घबराने जैसा तो मुझे कुछ नज़र नहीं आ रहा है अगर मैं लॉन्ग टर्म स्टेक होल्डर हूँ तो। अदरवाइज अभी शॉर्ट टर्म के लिए तो कोई क्लियर पिक्चर नहीं। शॉर्ट टर्म वालों के लिए तो वही बेटर है ना फिर, कि आप जब जिस दिन स्टॉक अपने रेजिस्टेंस को हैवी वॉल्यूम के साथ ब्रेक करे, एक तगड़ी बाइंग आए, तो उस दिन आप घुस जाओ, उसके बाद एक सीधा प्री डिफाइंड रिटर्न लेके स्टॉक या मार्केट से बाहर आ जाओ। तो ट्रेडिंग वालों के लिए है, लेकिन इन्वेस्टर के लिए तो यही सही टाइम है स्टॉक्स अक्यूमुलेट करने का। जैसे मैंने बजाज हाउसिंग फाइनेंस के बारे में बात किया कि लोग मरे जा रहे थे 160-170 रुपये में खरीदने के लिए, अभी 80 रुपये में किसी को अच्छा नहीं लग रहा है, वही स्टॉक उसके आधे रेट पे मिल रहा है, क्योंकि अभी वो 80-70-90 वो साल भर करेगा, 1.5 साल करेगा, 2 साल करेगा, मालूम नहीं। लेकिन उसके बाद जब ग्रोथ आएगा तो फिर वो लोग पीछे रह जाएंगे, फिर वो जब 200, 250, 300 पे जाएगा तो फिर लोग वही खरीदने के लिए आएंगे। तो इससे स्मार्ट मनी काम करता है, वो एक बियर फेज में एक्यूमुलेट करता है, एक बुल फेज में वो मार्केट छोड़ के जाता है, अपने स्टॉक को डंप करता है। तो लोगों के पैसे ऐसे ही हमेशा पूरी हिस्ट्री में पैसे लोगों के शेयर मार्केट में ऐसे ही लॉस हुए हैं, क्योंकि जब एक बार पूरा वो एक कोई स्टॉक होल्डर थे, उन्होंने बोला कि जो पान की दुकान पे उन्होंने एक स्टॉक का टिप्स सुना, तो उन्होंने आके पूरे मार्केट में अपने स्टॉक बेच दिए, क्योंकि जब पान की दुकान तक मेरे शेयर स्टॉक मार्केट की बात होने लगे, तो वो टाइम वो बुल फेज का लास्ट टाइम होता है। तो बिल्कुल ऐसा ही है
कि जब सब लोग खरीदने वाले हो जाए, सब पागल हो जाए पैसा लगाने के लिए, जैसा अभी रिसेंट में ताइवान में हो रहा है। ताइवान में भी करंट में वही कहानी चल रही है। हमारे 2024 ताइवान के इंडेक्स ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है, 150-200% का रिटर्न दिया है एक साल में इंडेक्स ने। तो स्टॉक का आप सोचिए ना, वहाँ 5 रुपए की स्टॉक 500 हो गए 2-2 महीने 3-3 महीने में। तो अभी वहाँ का मार्केट ऐसा चल रहा है। तो ये मार्केट साल 2 साल भी तकलीफ दे सकता है मेरे हिसाब से, लेकिन ये एक एक्यूमुलेशन जोन रहेगा। पैसा धीरे धीरे करके बचा के स्टॉक्स में डालना, इन्वेस्टमेंट करना एक अच्छी समझदारी रहेगी अगर आपका लॉन्ग टाइम का विजन है। अगर आप शॉर्ट टाइम देख रहे हो तो अभी ये मार्केट आपके लिए नहीं है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।